मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका आपका जो बीएफ है, आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का जो पेपर होता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फिटनेस से संबंधित, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जिसमें आपको, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो, तो आपका यूनिट फर्स्ट हो गई, यूनिट सेकंड हो गई, यूनिट थर्ड हो गई और यूनिट फोर हो गई। चारों के चारों जो यूनिट होती हैं उसका आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलो शुरू करें। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो कौन सा शब्द शामिल नहीं है WHO के अनुसार डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में? तो कौन सा नहीं है? सोशल सिक्योरिटी शब्द है वो शामिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द WHO, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ में कौन सा नहीं है? सामाजिक सुरक्षा। सोशल सिक्योरिटी जो शब्द होता है, सामाजिक सुरक्षा, उसका आपको पता है हेल्थ से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। बाकी का जो मेंटल वेलबींग, भाई आपके मानसिक कल्याण, आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित शब्द भी जुड़ा हुआ है। आपका फिजिकल वेलबींग से भी सब जुड़ा हुआ है। मतलब शारीरिक शारीरिक अगर कोई आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो आपको पता है स्वस्थ होगा, और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। समझ में आ गया? समाज में भी उसकी अच्छी पहचान है तो भी वो स्वस्थ होता है। समझ में आ गया? तो सिक्योरिटी से संबंधित शब्द नहीं होगा इसका। वेलनेस शब्द मुख्यतः किस बात पर बल देता है? तो वेलनेस क्या होता है? वेलनेस शब्द है वो किस पर ज़्यादा जोर देता है? वो क्या देता है कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो समग्र रूप से सामाजिक हो गया, सामाजिक हो गया, चाहे मानसिक हो गया, चाहे शारीरिक हो गया, तीनों रूप से उसका जो जीवन है वो क्या खुशहाल हो। समझ में आ गया? तो संपूर्ण जीवन शैली है वो क्या उसकी अच्छी हो, उसमें जो पूर्ण रूप से वो सही हो। तो यही होगा, संपूर्ण जीवन शैली है उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने का? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होने वाला है। उसकी संपूर्ण जीवन शैली है वो सही होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? फिटनेस का मुख्य संकेतक क्या है? तो फिटनेस कोई भी आदमी का कैसे पता चलती है? उसके ऊर्जा के लेवल से। उसका ऊर्जा का लेवल शरीर में कितना ज़्यादा है, वो कितने अच्छे से शरीर को मेंटेन किया हुआ है। तो आपको पता ना, काफ़ी बार जो भाई अच्छा इंसान, जो शारीरिक रूप से मजबूत इंसान होगा, उसकी ऊर्जा भी हमेशा अच्छी ही आपको मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्जा का स्तर है जो हमेशा अच्छा होगा एक फिटनेस, जो जिसकी अच्छी फिटनेस होगी इस व्यक्ति का। समझ में आ गया आपको? ऊर्जा स्तर से किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का संकेत आपको देखने को मिलता है। WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा कब दी गई थी? वेहन वाज द WHO डिफाइन द हेल्थ फॉर्मूला? तो कब किया था WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ का फॉर्मूला कब दिया था? 1948 में हेल्थ का फॉर्मूला दिया गया था WHO के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न की बात करूँ, पॉजिटिव हेल्थ का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो पॉजिटिव हेल्थ का क्या उदाहरण हो सकता है? एक बी नंबर प्रश्न होगा हाई इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का उच्च स्तर। भाई कोई इंसान की हेल्थ अच्छी है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, कम से कम उसके जीवन में रोग लगे होंगे, तभी तो वो क्या होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। अब कोई आदमी है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, खराब है, थोड़ा सा भी मौसम बदल जाए वो बीमार हो जाता है, तो उसकी कैसी है, नेगेटिव में आएगी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। समझ में आ गया आपको? रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि भाई चाहे मुश्किल, मतलब जल्दी से वो बीमार नहीं होता है, वही उसका पॉजिटिव हेल्थ में आएगी। और एक चीज़ बता दूं, मैंने और भी वीडियो करवा रखे हैं न्यूट्रिशन हेल्थ फिटनेस से संबंधित, वो उसका आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जरूर से चेकआउट कर लेना बाकी के वीडियोज़ भी। अगले वाला, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? विच न्यूट्रिशन गिव द हाईएस्ट एनर्जी इन बैलेंस डाइट? तो कौन सा देता है? आपको पता, जो फैट है ना, फैट, उससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जैसे आपने घी खा लिया, तो घी खाने के बाद में आपके शरीर में क्या होती है, ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है।
तो कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा देने का कार्य किसका होता है? वसा का या फैट का कार्य होता है। सबसे अधिक ऊर्जा वो कौन देती है? वसा या फैट ही देती है हमें। अगला कौन सा है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किसका मापदंड है? तो मैं आपको अभी भी बता दूं, कार्डियोवास्कुलर है ना, कार्डियो शब्द किससे संबंधित जुड़ा होता है? कार्डियो शब्द है ना, जो कार्डियो शब्द है ना, वही किससे जुड़ा होता है? हृदय और फेफड़ों की क्षमता से या दक्षता से, एफिशिएंसी से जुड़ा होता है। तो आपको पता है कार्डियोवास्कुलर शब्द है, जो कार्डियो शब्द है वो किससे जुड़ा होता है? आपके हृदय और फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपकी दिल से संबंधित आपके पास कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपका जो फेफड़ा है वो भी अच्छे से कार्य करना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? कार्डियोवास्कुलर आपकी फिटनेस के लिए जाना जाता है वो चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली का रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जीवन शैली से संबंधित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफ स्टाइल डिजीज? तो कौन सी नहीं है लाइफ स्टाइल डिजीज? तो आपको पता है भाई, जैसे कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ कैसे होगी? आपकी जीवन शैली सुस्त जीवन शैली है, आपने मेहनत नहीं करी है, आप थोड़ा सा कठिन कार्य नहीं करते हो, तो आपको ये हो सकती है। कैंसर क्या हो गया? आपको कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली में कुछ खान पान में ऐसी चीज़ों में दिक्कत हुई, तब आपको हुई। उच्च रक्तचाप तो बताइए आपको, वही भाई नमक वगैरह ज़्यादा खाने से हो जाता है। तो एड्स है वो आपको जीवन शैली से संबंधित नहीं होता है। तो अच्छे से याद कर लेना, एड्स होती है वो जीवन शैली से संबंधित बीमारी नहीं होती है, वो वायरस जनित बीमारी होती है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया समझ गए, खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। तो वायरस जो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नाम की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? आपको शरीर में, आपके शरीर में आयरन की कमी से वो बीमारी हो जाती है। समझ में आ गया आपको? एनीमिया नामक बीमारी वो आयरन की, शरीर में आयरन की कमी से हो जाती है। अगले वाला 10 नंबर प्रश्न होता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रिपेयर द टिश्यूज। इसका क्या कार्य होता है प्रोटीन का? देखो आपको पता ना, जिम वाले लड़के क्या खाते हैं ज़्यादा? मैंने बताया था आपको पहले भी, प्रोटीन खाते हैं जिम वाले। क्यों खाते हैं प्रोटीन? क्योंकि उससे मसल बिल्डिंग होती है, शरीर फूलता है, मसल्स बनती हैं। समझ में आ गया ना आपको? सिक्स वो दिखाते ना, वो डंबल दिखाते हैं आपके अपने हाथों के, तो ऐसा बना के, तो वही सिक्स पैक कैसे बनते हैं? आपकी मसल से बिल्डिंग होती है इसमें। तो ये टिश्यूज़ को भी रिपेयर करता है। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू उत्तक होते हैं। इसी से क्या होता है? मसल्स के अंदर जो बनी होती है मसल्स, वो टिश्यूज से बनी होती है, उत्तकों से बनी होती है। तो उत्तकों का मरम्मत का कार्य भी इसका होता है, प्रोटीन का। 11 नंबर प्रश्न है, फिटनेस में कौन सी क्रिया जरूरी नहीं है? विच एक्टिविटी इज नॉट एसेंशियल फॉर फिटनेस? तो कौन सी नहीं है? धूम्रपान है वो उसमें जरूरी नहीं है। भाई धूम्रपान करोगे तो फिटनेस आपकी अच्छी कैसे रहेगी? चलना भी अच्छी बात है, व्यायाम भी अच्छी बात है, रेस्ट भी अच्छी बात है फिटनेस के अंदर, लेकिन स्मोकिंग एक अच्छी बात नहीं होती है फिटनेस के अंदर। 12 नंबर प्रश्न है, तनाव से बचने का सबसे अधिक प्रभावी उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू अवॉइड द स्ट्रेस? तो आप क्या कर सकते हो? मेडिटेशन करके अपने जीवन में क्या कर सकते हो? आप उसमें आप तनाव से बच सकते हो। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। मेडिटेशन करके आप है वो तनाव से बचने का कार्य कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, जीवन शैली में सुधार के लिए पहला कदम क्या होता है? तो आपके जीवन में जीवन शैली होती है आपकी जो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल? तो आपकी लाइफ स्टाइल में आपको इम्प्रूव करने के लिए आपका पहला कदम क्या होता है? डाइट एंड एक्सरसाइज बैलेंस। तो आहार और व्यायाम का संयोजन, मतलब आप आहार मतलब डाइट, और जो व्यायाम है उसको सही से अपने जीवन में उतारिए, उसको सही से क्या कीजिए? सही से आहार लीजिए, सही से आप अपना व्यायाम कीजिए, तो आपका जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। अपने आप धीरे धीरे आपकी जो सुधार है वो उसमें होता चला जाएगा। समझा? तो जीवन शैली किससे संबंधित होती है? आपकी आहार और व्यायाम से संबंधित होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन की भूमिका होती है? व्हाट विच विटामिन प्ले ए मेजर रोल इन द इनहेंसिंग इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा जो आपकी विटामिन होती है, तो कौन सी होती है? विटामिन सी। विटामिन सी है उसको इसीलिए लिया जाता है ताकि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके।
अगले वाला प्रश्न है, दिनचर्या में व्यायाम को समय कितना होना चाहिए? हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू द एक्सरसाइज डेली? तो हमें कितना टाइम देना चाहिए? लगभग 30 मिनट से अधिक हमें डेली के डेली है वो व्यायाम से संबंधित देने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 मिनट से अधिक देने चाहिए आपको हमेशा जीवन में व्यायाम के लिए, अलग से रखने चाहिए व्यायाम के लिए आपको। 16 नंबर प्रश्न है, जंक फूड का सेवन किस प्रकार की फिटनेस को प्रभावित करता है? तो ये क्या करता है? आपकी ओबेसिटी है, मोटापे को बढ़ाने का कार्य करता है जंक फूड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर होने वाला है। इंक्रीज ओबेसिटी, आपके शरीर के अंदर जो आपका मोटापा होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है जंक फूड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओबेसिटी का बढ़ाने का कार्य ही किसका होता है? जंक फूड का होता है। जंक फूड खा खा के आदमी कैसे जाते हैं? देखना आप, जो लोग जंक फूड खाते हैं जब मोटा है रिंग अच्छी जोर का, समझ में आ गया ना आपको? तो ज़्यादा जंक फूड खाना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि फैट कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है ना। और क्या होता है उसके अंदर, जो विटामिन हो गए आपके, जो प्रोटीन हो गया और जो फैट हो गया, फैट तो बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा कैलोरी मात्रा होती है ना। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो बहुत डेफिशिएंसी होती है, और फैट की कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। 17, फाइबर युक्त आहार का क्या लाभ होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फाइबर रिच डाइट? तो मोटे दाने का जो खाना होता है ना, कोई सा भी हो चाहे मोटे दाने वाला, वो सारे उसके अंदर फाइबर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है? पाचन में सहायता होती है, हेल्प इन डाइजेशन, वो डाइजेशन में आपको मदद करता है। फाइबर युक्त खाना होता है वो, उसका कार्य क्या होता है? वो आपको डाइजेशन में मदद करता है। 18 नंबर प्रश्न की बात कहूँ, शारीरिक फिटनेस में कौन से घटक होते हैं? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन से घटक होते हैं? शक्ति, इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होगी, जो इंसान शारीरिक रूप से फिट होगा उसके अंदर क्या होगी? मजबूती होगी, एकदम शरीर फिट होगा उसका। एंड्योरेंस, सहन शक्ति होगी, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बीमारी होगी हाय राम करने लगे, नहीं ऐसे नहीं, सहन शक्ति भी होगी बीमारियों को, और लचीलापन भी होगा। लचीलापन भी आपको, फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन भी आपको देखने को मिलता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करूं, वजन घटाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो वजन घटाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है इसमें से? तो संतुलित आहार और नियमित व्यायाम लेना ही वजन घटाने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है। तो आपको क्या करना है? बैलेंस डाइट लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। इससे क्या होगा? आपका वजन है वो घटता रहेगा समय के साथ में। समझ में आ गया आपको? तो हमेशा जीवन में बैलेंस डाइट लेते रहो और नियमित रूप से व्यायाम करते रहो, आपका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब पास आप बहुत ज़्यादा खाते रहोगे और व्यायाम करोगे नहीं, घर में सारे दिन बिंज वॉचिंग करते रहोगे, तो क्या होगा? आपका वजन बढ़ेगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ WHO? WHO का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रमोट द ग्लोबल हेल्थ। तो वैश्विक जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे गरीब देश हो गए, जैसे अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर उन देशों की जो सरकार है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी सरकार, जो जनता है उसके लिए गरीबी पर पैसा खर्च कर सकें, स्वास्थ्य पर। तो WHO जैसे देश होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। काफ़ी कॉन्टिन्यूस जो बीमारियाँ होती हैं, संक्रामक बीमारियाँ हो गई, या फिर जो बहुत ही डेडली बीमारी होते हैं उसके लिए भी हेल्प करने का या टीका वगैरह प्रोवाइड करने का कार्य किसका होता है? WHO का होता है। तो यही होता है, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ाने का कार्य किसका होता है? WHO का होता है। नियमित व्यायाम का क्या लाभ होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज? तो रेगुलर एक्सरसाइज का क्या लाभ होता है? इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी। तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाने का कार्य किसका होता है? आपका जो इसका कार्य होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है व्यायाम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, जल से हमारा क्या कार्य है? तो जल से हमारा क्या कार्य होता है? जल से हमारा कार्य यही, हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। तो जल से हमारा शरीर का क्या तात्पर्य होता है? ये हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो आपको पता है गर्मी होती है तब आपके शरीर से पसीना छूटता है, और हवा लगती है तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या? टेम्परेचर नियंत्रित होता रहता है। समझ में आ गया आपको? 23 नंबर प्रश्न है, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मूल आधार क्या है? तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको भाई क्या होता है? बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहोगे जीवन में हमेशा। तो और इन दोनों चीज़ों के लिए आपको जीवन में क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको बस अपने जीवन में थोड़ा सा अनुशासित रहना रहता है, डिसिप्लिन जीवन जीने के लिए।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हो आपको भावनात्मक रूप से आपके जीवन में थोड़ा बहुत संतुलन होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नहीं आपने देखा होगा कि एनर्जी ड्रिंक्स पीजिए, तो वो एनर्जी ड्रिंक्स क्या होती हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है बेटा। समझ में आ गया आपको? कोई पूछे स्टिंग पीकर आपको क्या मिला, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, पानी मिला कर दे देते हैं आपको। समझ आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा देते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं। तो आपकी जो यूनिट सेकंड है वो पूरी की पूरी रिवाइज हो चुकी है, जो सॉरी यूनिट फर्स्ट पूरी रिवाइज हो चुकी है। अब यूनिट सेकंड अपन शुरू करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है? संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? तो संतुलित आहार होता है, उसमें से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जंक फूड है वो आपका संतुलित आहार में शामिल नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? तो जंक फूड है उसका कोई लेना देना नहीं होता है संतुलित आहार से। बाकी प्रोटीन, फैट और विटामिन है ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे एक संतुलित आहार में आते हैं। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आपको लेना चाहिए अपने जीवन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी सही होगा कि जंक फूड है उसका हमारे संतुलित आहार से, बैलेंस डाइट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगले वाला प्रश्न है, संतुलित आहार की क्या परिभाषा होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट? संतुलित आहार की क्या क्या परिभाषा होती है? सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में सेवन करना, इनटेक ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस इन द प्रॉपर प्रोपोर्शंस। मतलब आपको जो पोषक तत्व होते हैं आपके उसको सही मात्रा में सेवन करना, सारी न्यूट्रिशन को प्रॉपर प्रोपोर्शनल में यूज करना या डाइट में लेना, उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। भोजन पिरामिड के आधार पर कौन सा खाद्य समूह सबसे अधिक मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द फूड पिरामिड विच ग्रुप शुड बी कंज्यूम द मोस्ट? तो फूड पिरामिड के अनुसार हमें सबसे ज़्यादा कौन सा भोजन लेना चाहिए? तो ग्रेन्स, जो मोटा अनाज होता है, हमें वो है अच्छे से लेना चाहिए। तो फूड पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो कौन सा, क्यों फूड पिरामिड में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे ऊर्जा की जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर बढ़ते चले जाते हो तो सबसे पहले तो ये दाने वगैरह ही आते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है। समझ में आ गया आपको? तो ग्रेन्स हो गई, अनाज हो गया, साबुत अनाज हो गया ना, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिलती है। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाते हो ना तो एनर्जी वेस्ट होती चली जाती है, मीट वगैरह में कम ऊर्जा होती है पिरामिड के अनुसार। रेफरेंस उम्र मैन की उम्र WHO के अनुसार कितनी होती है? 29 से 30 साल, 20 से 39 साल होती है। व्हाट इज द रेफरेंस मैन अकॉर्डिंग टू द WHO? तो 20 to 39 ईयर ओल्ड आर नोन एज द रेफरेंस मैन। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है, रेफरेंस मैन प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता रखता है? हाउ मैनी कैलोरीज पर डे डज ए रेफरेंस मैन रिक्वायर्ड? तो कितनी कैलोरी चाहिए होती है उसको? 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए एक रेफरेंस मैन को। समझ में आ गया आपको? 20 से लेकर 39 साल तक, मतलब 40 साल मान लो अब, वहाँ तक कोई भी व्यक्ति को कितना 2400 कैलोरी हर दिन चाहिए उसको डाइट के लिए। रेफरेंस वुमेन की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो रेफरेंस वुमेन की कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर है एक रेफरेंस वुमेन की हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 155 हाइट है वो होनी चाहिए रेफरेंस वुमेन की। बैलेंस डाइट की क्या क्या भूमिका होती है? तो बैलेंस डाइट आपके शरीर में क्या करती है? ऊतकों का निर्माण करती है और मरम्मत करती है, बिल्डिंग एंड द रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। तो जो बैलेंस डाइट में प्रोटीन की ही भूमिका रहती है, जो क्या करती है? जो आपके टिश्यूज हो गए उनकी बिल्डिंग और रिपेयरिंग का उसका कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है? प्रोटीन है। वो क्या होता है? एक प्रकार का एक माइक्रोन्यूट्रिशन होता है। समझ में आ गया आपको? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो कौन सा है? प्रोटीन है। वो एक शुष्क पोषक तत्व के रूप में उसको जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, बच्चों के लिए संतुलित आहार में क्या होना चाहिए अधिक? तो क्या होना चाहिए? फैट एंड प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों के
आपके जो संतुलित आहार या बैलेंस डाइट के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। बच्चों का जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होती है, उसमें फैट एंड प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट और प्रोटीन आपको डालना चाहिए। समझ में आ गया आपको? वसा और प्रोटीन है उसको संतुलित आहार में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, भोजन पिरामिड में वसा फैट किस स्तर पे होती है? तो आपको पता है जो वसा या फैट होती है वो सबसे ऊपरी लेवल पे होती है। सबसे ऊपरी लेवल पे होती है वसा और फैट है वो सबसे ऊपरी लेवल पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे सही आंसर होने वाला है। जो फैट होती है वो सबसे उच्चतम स्तर पर होती है आपके जो भोजन का जो पिरामिड होता है ना उसमें। समझ में आ गया आपको? अच्छे से याद कर लेना। सबसे उच्चतम स्तर पर होती है आपकी वसा व फैट। WHO के अनुसार एक स्वास्थ्य आहार में चीनी की खपत कुल ऊर्जा के कितना प्रतिशत होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू WHO, शुगर कंजप्शन शुड बी लेस देन टोटल परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी से कितना प्रतिशत होना चाहिए शुगर को? आपका 10% है वो कुल खपत की, और चीनी की कुल खपत है वो कुल ऊर्जा का 10% होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सी नंबर ऑप्शन होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न, रेफरेंस वुमेन को प्रतिदिन कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और आदमी को कितनी की होती है? 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। रेफरेंस मैन को 2400 की, रेफरेंस वुमेन को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और रेफरेंस मैन की हाइट 155 होती है और रेफरेंस वुमेन की, और रेफरेंस मैन की 170 सेंटीमीटर होती है। डाइटरी फाइबर का क्या कार्य होता है? तो डाइटरी फाइबर का क्या कार्य होता है? पाचन में सहायता, हेल्प इन डाइजेशन। तो खाने वगैरह को पचाने का कार्य किसका होता है? आपका फाइबर वगैरह होते हैं ना, जो साबुत दाने हो गए, उसका कार्य होता है खाने को पचाने का। 14 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार में 50-60% ऊर्जा किससे मिलनी चाहिए? तो आपको जो आहार खाते हो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए? संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी आपका शरीर में खाना पचेगा। समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। आपका जो भोजन होता है उसमें 50-60% तक लगभग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। समझ में आ गया आपको? एनीमिया होता है कार्बन की जो आयरन होती है उसकी कमी से। कौन सा रोग हो जाता है शरीर में? एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही होने वाला है। एनीमिया हो जाता है कोई भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो। समझ में आ गया? एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से शरीर में। आयरन हो गया खून कमी, क्योंकि आयरन से खून में सबसे ज़्यादा आयरन ही तो पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी से? ऑप्शन ए मरासमस नाम की बीमारी होती है। अच्छा सा मरी होगी आदमी, प्रोटीन नहीं मिले तो आपको पता है मसल्स नहीं होगी तो आदमी पतला हो जाएगा, तो कैसा होगा? मरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरासमस है ना नाम की बीमारी है वो हो जाएगी कोई भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज सुटेबल फॉर एल्डरी पीपल। तो वृद्धों के लिए किस प्रकार का भोजन उपयुक्त होता है? तो किस प्रकार का? लो फैट, लो साल्ट एंड फैट का जो भोजन होता है वही जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोगों के लिए सही रहता है। समझा? कम नमक होना चाहिए, कम वसा वाला फूड है वो होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कम नमक और कम वसा वाला फूड है वो वृद्धों के लिए सही होता है। बूढ़े लोगों क्यों? नमक है वो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता, आपकी हड्डियाँ चटका देगा। फैट होता है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 18 नंबर प्रश्न, गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषक तत्व कौन सा होता है? विच न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो कौन सी होती है? फोलिक एसिड एंड आयरन होता है ना, ये जो गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे सही पोषक तत्व होता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। फोलिक एसिड एंड आयरन है वो किससे संबंधित होता है? गर्भवती महिलाओं के सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक होता है। समझ में आ गया? इसलिए फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जाती हैं महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब। फूड पिरामिड किसे दिखाता है? फूड पिरामिड किसे दिखाता है? पौष्टिक भोजन की प्राथमिकता को, प्रायोरिटीज ऑफ न्यूट्रिशंस
न्यूट्रिशियस फूड ग्रुप्स। तो जो पौष्टिक भोजक होता है, पौष्टिक भोजन की प्राथमिकता को दिखाने का कार्य होता है फूड पिरामिड को। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो। पौष्टिक भोजन होता है, उसकी प्राथमिकता को दिखाने का कार्य किसका होता है? फूड पिरामिड का कार्य होता है पौष्टिक भोजन की आपको क्या दिखाता है? प्राथमिकता दिखाया, प्रायोरिटी के रूप में दिखाता है। 20 नंबर प्रश्न है, रेफरेंस मैन का औसत वजन कितना होता है? 65 किलो वजन होता है, कोई भी रेफरेंस मैन होता है उसका। समझ में आ गया? उसका कितना वजन होना चाहिए? कोई भी रेफरेंस मैन होता है जिसकी हाइट 170 होती है, उसकी 65 किलो के आसपास उसका वजन हमेशा जीवन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, 65 kg वजन होता है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार आहार में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2% मात्रा होती है ट्रांस फैट की आपके डाइट के अंदर। तो कितनी होनी चाहिए WHO के अनुसार? ट्रांस फैट की जो आपकी डाइट में मात्रा 2% मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 22 नंबर प्रश्न है, बैलेंस डाइट प्लानिंग का पहला कदम क्या होता है? तो बैलेंस डाइट प्लानिंग का पहला कदम क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? डाइट असेसमेंट। तो आपको आहार का पूरा मूल्यांकन करना चाहिए, डाइट का पूरा मूल्यांकन करना चाहिए। तो तभी क्या हो सकते हैं, आप अपने बैलेंस डाइट की प्लानिंग को समझ सकते हो। समझ में आ गया आपको? आहार का मूल्यांकन करना चाहिए, आपको डाइट का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी आप अपना जो बैलेंस डाइट है उसकी प्लानिंग को सही कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, आहार का मूल्यांकन आपको अच्छे से करना चाहिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? तो आपके शरीर में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो आपको त्वरित ऊर्जा देते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं जब आप कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हो। तो ऊर्जा का स्रोत कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्रोत होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भोजन योजना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मील प्लानिंग? तो कौन से होते हैं मील प्लानिंग में? ऑप्शन नंबर बी है, न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, पोषक मूल्य हो गया, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कारक होते हैं आपको आपके उसके अंदर भोजन योजना के अंतर्गत। रेफरेंस वुमेन का औसत वजन कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 55 किलो वजन होना चाहिए एक महिला का, जिसकी हाइट कितनी होती है? 155 किलो होती है। समझ में आ गया? और कितनी कौन सी से कौन सी उम्र तक मानी जाती है? वही 20 से 20 आपकी 39 तक मानी जाती है। समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें? आपकी जो यूनिट नंबर 2 है वो भी रिवाइज हो चुकी है, थ्योरी भी मैंने बताने की कोशिश की है, साथ के साथ आपको वो भी बताया, क्या बोलते हैं, MCQ भी करवा दिए हैं। यूनिट नंबर 3 होता है, यूनिट नंबर 3 है, प्रोसेस फूड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द प्रोसेस फूड? तो प्रोसेस फूड का क्या मेन पर्पज होता है? इंक्रीज सेल्फ लाइफ। समझ में आ गया आपको? इंक्रीज सेल्फ लाइफ मतलब खुद की लाइफ है वो बचा के रखता है। प्रोसेस फूड क्या होता है? प्रोसेस फूड के अंदर आपको जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल जो है क्या बोलते हैं, कलर वगैरह डाले जाते हैं। तो ये किस लिए डाले जाते हैं? ताकि इनकी जो ये खुद हैं ये काफ़ी दिनों तक बच के रहें, सड़े नहीं, गले नहीं, इसलिए ये सब डाले जाते हैं। तो इनकी खुद की जो हेल्थ के लिए बचाने के लिए इनका प्रयोग में लिया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस फूड का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस फूड? तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। इंस्टेंट जो नूडल होते हैं, तुरंत जो नूडल बन जाते हैं, वो किसका उदाहरण होते हैं? एक प्रोसेस फूड का उदाहरण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। इंस्टेंट जो नूडल होते हैं वो तुरंत इंस्टेंट नूडल वो क्या प्रोसेस फूड का पार्ट होते हैं। अगले वाला क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस फूड की क्या विशेषता होती है? तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड की क्या विशेषता होती है? कई खाद्य यौगिकों को एसिटिव से युक्त होता है। तो कई खाद्य पदार्थ यौगिक वो एसिटिव से युक्त होते हैं। कंटेन्स मैनी कंपाउंड्स एंड एडिक्टिव्स। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होते हैं? जिसके अंदर एक से अधिक प्रिजर्वेटिव्स डाल रखे हैं, कई कंपाउंड हैं और कई एडिक्टिव डाल रखे हैं, ताकि आपको एडिक्शन वगैरह लग जाए। तो समझ में आ गया आपको? अल्ट्रा प्रोसेस फूड में बहुत सारे कंपाउंड वगैरह डाल के रखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के रखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? कन्वीनियंस फूड कौन सा होता है? तो कन्वीनियंस फूड कौन सा होता है? आसानी से जो भोजन तैयार हो जाए वही कन्वीनियंस फूड होता है। वही तुरंत आपने उसको डाला और बना लिया, तो वही कौन से फूड में आएगा? कन्वीनियंस फूड की कैटेगरी में आने वाला है।
समझ में आ गया। जो भोजन आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो उसको कन्वीनियंस फूड की श्रेणी में डाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। आसानी से जो भोजन तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, उसी को कन्वीनियंस फूड की श्रेणी में डाला जाता है। पैकेट फूड में कौन सा हानिकारक वस्तु पाई जाती है? विच हार्मफुल कंपोनेंट इज ऑफ्टन फाउंड इन पैकेट फूड। तो पैकेट फूड के अंदर कौन सा हार्मफुल जो प्रोडक्ट है वो पाया जाता है? तो ट्रांस फैट है वो आपको हार्मफुल जो पैक्ट होते हैं फूड होता है उसके अंदर पाया जाता है। समझ में आ गया? ट्रांस फैट समझ गए? अल्ट्रा प्रोसेस जो फैट होते हैं जो ऑयल वगैरह से बनाए जाते हैं उसको ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रोसेसिंग के द्वारा किस पोषक तत्वों की सबसे अधिक हानि होती है? विच न्यूट्रिशंस इज मोस्ट लाइकली टू बी लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व है हमारे शरीर से चला जाता है? विटामिन है वो प्रोसेस के द्वारा आपके सबसे ज़्यादा उनकी हानि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो होने वाला है। विटामिन्स होती हैं उसको सबसे ज़्यादा खराब हो जाती हैं प्रोसेस के अंदर कोई भी फूड की। 7 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड में अक्सर अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अल्ट्रा प्रोसेस फूड ऑफ्टन कंटेन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट, शुगर एंड फैट। तो नमक, चीनी और वसा है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? नमक, चीनी और वसा है, सोल्ट है, शुगर है और फैट है, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर। अगले वाला होता है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज़ लाइकली। तो अगर आप अधिक से अधिक क्या खाओगे? प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो इसके आपके शरीर में क्या बढ़ेगी? ओबेसिटी है, मोटापा है वो बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ेगी? ओबेसिटी है, मोटापा है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगा अगर आपसे से अधिक क्या खाओगे? प्रोसेस्ड फूड को खाओगे तो। 9 नंबर प्रश्न है, प्रोसेस फूड में मिलने वाला प्रिजर्वेटिव का क्या कार्य होता है? तो प्रिजर्वेटिव क्या कार्य क्या होता है? प्रोसेस फूड में मिलने वाला प्रिजर्वेटिव किस चीज़ का कार्य करता है? खराब होने से बचाने के लिए, आपको स्पॉइल होने से बचाने के लिए प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव का कार्य होता है कि भाई जो आपका सामान है, खाना है, वो खराब नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूँ, प्रोसेस फूड में कौन सा एडिक्टिव रंग प्रदान किया जाता है? तो प्रोसेस फूड होता है उसमें कौन सा एडिक्टिव रंग प्रदान किया जाता है? फूड कलर वगैरह डाले जाते हैं, एडिक्टिव रंग डाले जाते हैं किसमें? प्रोसेस फूड के अंदर। तो समझ में आ गया आपको? आपके फूड कलर वगैरह डाले जाते हैं, प्रोसेस फूड होते हैं उसके अंदर। 11 नंबर प्रश्न है, पैकेजिंग में प्रयुक्त बीपी बायोस्फिनोल स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो जो बायोस्फिनोल ए है, स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? हार्मोनल में गड़बड़ी करता है, डिसरप्ट्स द हार्मोनल। तो आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है अगर आप बिस्फिनोल ए है उसका अगर सेवन वगैरह कर लेते हो या फिर शरीर के अंदर अगर चला जाता है तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है। कन्वीनियंस फूड को स्टोर करने के लिए आमतौर पर क्या किया जाता है? तो कन्वीनियंस फूड है तो आपको उसको स्टोर करने के लिए आमतौर पर क्या किया जाता है? फ्रीजिंग वगैरह के लिए कन्वीनियंस स्टोर को आपको व्हाट इज़ कॉमनली डन टू स्टोर द कन्वीनियंस फूड। तो कन्वीनियंस फूड होते हैं जो आसानी से खाने वाले फूड होते हैं उसको क्या किया जाता है? फ्रीजर वगैरह में रख लिया जाता है। तो आपको पता है विदेशों में क्या होते हैं? पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए या फिर कोई भी फूड होगा, दलिया भी, वो कैसा आता है? पैक्ड फूड में आता है, सारा बना का बनाया, बस उसको क्या करो आप गर्म करो और खा लो। बस पिज़्ज़ा को आप ओवन में डालो, बना बनाया तैयार तुर मिलेगा आपको, एकदम खा लेना। समझ, दलिये में गर्म पानी डालो, मिलाओ और खा लो, ऐसा फूड होता है। उसको क्या बोला जाता है? कन्वीनियंस फूड के नाम से जाना जाता है और उसको फ्रीजर में रखा जाता है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो कौन सा नहीं है? केला एक अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं है, जिसमें भाई केला सीधा नेचुरल फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस कहाँ है? तो यहाँ पर ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक और पिज्जा है, सब क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस किए हुए फूड होते हैं, जबकि केला नहीं होता है। 14 नंबर प्रश्न है, कन्वीनियंस फूड का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो क्या होता है भाई कन्वीनियंस फूड का सबसे तगड़ा लाभ? जल्दी से तैयार हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको? क्विक प्रिपरेशन हो सकती है इसकी, तुरंत कभी आप चाहो जब इसका प्रिपरेशन करवा सकते हो, तुरंत तैयार होने वाला फूड होता है। इसका क्या होता है? इसको कन्वीनियंस फूड के नाम से जाना जाता है।
अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर लगातार सेवन करने से किस मानसिक बीमारी से जुड़ा होता है? तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड अगर आप लगातार खाते रहोगे तो आपको क्या हो सकती है? डिप्रेशन और एंजाइटी से आप गुजर सकते हो। तो कौन सा बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से? डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह होती है वो इतनी ज़्यादा तो ऐड तो होती नहीं इंसान के शरीर में, इसीलिए। तो क्या हो सकता है? आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो और आप अपने जीवन में चिंता वगैरह उसका शिकार हो सकते हो। अगला वाला है, प्रोसेस फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू द प्रोसेस फूड टू इनहेंस द फ्लेवर? तो किसका बनाया जाता है? साल्ट, नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, साल्ट और स्पाइसेस मिलाई जाती हैं। आपको इस जो कुरकुरे वगैरह आते हैं इनमें भी देख लो आप, क्या होते हैं? नमक और मसाले को ज़्यादा मिलाया जाता है ताकि आपको खाने में चटपटा लगे एकदम। 17 नंबर प्रश्न है, अधिक पैक्ड फूड खाने से किस अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? लीवर। भाई लीवर पे पड़ता है ज़्यादा प्रभाव। अगर आप ज़्यादा प्रोसेस फूड खाओगे तो लीवर को बेचारे को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिनिमल प्रोसेस है? सबसे कम प्रोसेस्ड फूड कौन सा होता है? इसमें चिप्स, कैंडी और कैंड सूप है, ये सब के सब क्या होंगे? ये सारे प्रोसेस फूड होंगे। बॉइल्ड अंडा, जो उबला हुआ अंडा है, वो क्या होगा? सबसे कम प्रोसेस क्या हुआ? खाना होने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, उबला हुआ अंडा है वो सबसे कम प्रोसेस फूड की श्रेणी में आएगा। कन्वीनियंस फूड अक्सर किस पोषक तत्वों की कमी करता है? कन्वीनियंस फूड इज ऑफ्टन लो इन। तो कन्वीनियंस फूड में सबसे कम क्या होता है? फाइबर। फाइबर है, फाइबर की मात्रा वो सबसे कम देखने को मिलती है किसी भी प्रोसेस फूड के अंदर। समझ में आ गया आपको? सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी है, फाइबर है वो सबसे कम होता है आपके प्रोसेस फूड के अंतर्गत। 20 नंबर प्रश्न, खाद्य लेबल पे हाई इन सोडियम का क्या अर्थ होता है? हाई इन सोडियम का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हाई इन सोल्ट। तो कोई भी अगर खाना उसमें सोल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? हाई इन सोडियम में देखने को मिलेगा, उसमें नमक की मात्रा आपके सामने ज़्यादा हो सकती है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का प्रभाव किस पर सबसे पहले किस चीज़ पर पड़ता है? तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? आपके पाचन तंत्र पे या डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो आपका जो खान पीन है वो बिगड़ जाता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड को ज़्यादा खाने से। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो MSG होती है जो आपकी MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर फ्लेवर इन्हेंसमेंट। तो खाने का जो फ्लेवर वगैरह होता है उसको बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग में किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, पैक्ड फूड में कौन सा लेवल देखना होता है? पैक्ड फूड में आपको कौन सा लेवल देखना होता है? न्यूट्रिशन फैक्ट। भाई इस खाने में न्यूट्रिशंस है या नहीं है, कितने हैं, कितनी मात्रा में है, ज़्यादा है कम है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। न्यूट्रिशंस फैक्ट में ज़रूर से देखना चाहिए आपको, पैक्ड फूड होता है उसके अंतर्गत। प्रोसेसिंग के बाद में आपके भोजन में क्या घट सकता है? प्रोसेसिंग के बाद में आपके भोजन में क्या घट सकता है? का विटामिन एंड फाइबर हैं वो प्रोसेसिंग के बाद आपके जो भोजन होता है उसमें घट जाते हैं। तो आपको पता है विटामिन होती हैं वो सबसे ज़्यादा घटती हैं कोई भी प्रोसेस फूड होता है उसके अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। WHO ने अल्ट्रा प्रोसेस फूड के सेवन किससे जोड़ा है? तो किससे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जोड़ा गया है आपको अल्ट्रा प्रोसेस फूड को। यूनिट नंबर 4 की बात करें, नियमित शारीरिक गतिविधियों से क्या लाभ होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज़। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका वजन है वो क्या आपको भी पता है भाई, जब वजन कम करने के लिए तो एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, तो वजन है वो आपका कम बढ़ता है, वजन में कम वृद्धि होती है आपका रेगुलर एक्सरसाइज करने से। समझ में आ गया आपको? पौष्टिक भोजन और व्यायाम का मेल किससे जुड़ा होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड एंड एक्सरसाइज इज लिंक्ड विद। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड एंड एक्सरसाइज इज लिंक्ड विद। तो आपके जीवन में जो पौष्टिक भोजन और व्यायाम का मेल किससे जुड़ा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल से, स्वस्थ जीवन शैली से आपका पौष्टिक भोजन और व्यायाम है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 3 नंबर प्रश्न है, सेडेटरी लाइफस्टाइल से कौन सी समस्या बढ़ती है?
विच प्रॉब्लम इज एग्रावेटेड बाय द सेडेटरी लाइफस्टाइल। तो आपके जीवन में अगर आपकी जो जीवन शैली है वो कैसी है, एकदम सेडेटरी, आप पड़े रहते हो, आप जीवन में ज़्यादा कार्य नहीं करते हो, तो उससे कौन सी जीवन शैली बढ़ेगी? आपकी मोटापा है, ओबेसिटी है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सेडेटरी लाइफ से आपकी जो मोटापा है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा बढ़ता है। अगला वाला है ड्यूल बर्डन ऑफ मोल न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन से दो पहलू शामिल होते हैं? एस्पेक्ट ऑफ ड्यूल बर्डन ऑफ मोल न्यूट्रिशन होता है, उसमें कौन से दो एस्पेक्ट लागू होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो कुपोषण में क्या होगा? क्या तो आपको पास एकदम कुपोषण कम होगा, मतलब आप एकदम पतले दबले पुतले से रहोगे, और अधिक पोषण में क्या होगा? आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे। तो मल न्यूट्रिशन का यही होता है, क्या तो कुपोषण का शिकार होगे या अधिक पोषण का आप शिकार हो सकते हो। डाइटरी हैबिट्स का क्या प्रभाव होता है? डाइटरी हैबिट्स आर इम्पैक्ट्स। तो किसको अभी डाइटरी हैबिट्स से वो इम्पैक्ट करती हैं? आपकी ओवरऑल हेल्थ को डाइटरी हैबिट्स है वो क्या करती हैं? संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने का कार्य होती है आपकी डाइटरी बेनिफिट्स का। 6 नंबर प्रश्न है, दिन में कितनी बार शारीरिक गतिविधियों करना आदर्श माना जाता है? तो कितनी देर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए एक दिन में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है 30 मिनट या 30 मिनट से अधिक है वो आपको क्या करनी चाहिए? शारीरिक गतिविधियां हैं वो जीवन में करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 30 मिनट या 30 मिनट से अधिक आपको शारीरिक गतिविधियां वो जरूर से करनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, किस उम्र के में पोषण तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व किसे चाहिए? इन्फेंट्स को, शिशुओं को, सबसे ज़्यादा छोटे बालक हो है ना, एकदम जो जामेडा हुए हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है शरीर को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कि शारीरिक गतिविधियों से संपूर्ण शरीर को लाभ होता है? तो कौन से होती है? स्विमिंग से, तैराकी आप करते हो, इससे शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होता है। स्विमिंग से किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जीवन में फायदा देखने को मिलता है। अधिक भोजन और कम व्यायाम का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज ए रिजल्ट ऑफ ओवर रिएक्टिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो आप बहुत ज़्यादा खाते हो और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपके शरीर में ओबेसिटी है, मोटापा है वो बढ़ने वाला है। समझ में आ गया? आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज करने का कोई नाम नहीं है आपके पास आपके जीवन में, तो आप क्या होगे? मोटापे का शिकार होना ये तय है आपके जीवन में। इसलिए जीवन में संतुलित आहार लीजिए और एक्सरसाइज भी करते रहिए। ड्यूल बर्डन ऑफ मल न्यूट्रिशन की समस्या किस देश में है? तो उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देश है, जो आज के समय जो डेवलप हो रहे हैं ना धीरे धीरे देश, इनमें आपको ड्यूल बर्डन ऑफ मल न्यूट्रिशन मतलब क्या तो अधिक पोषण वाले लोग हैं, अच्छे मोटे लोग हैं, या एकदम दुबले पतले से हैं, पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। तो जैसे अफ्रीकन के देश हो गए, थोड़ा बहुत भारत है, पाकिस्तान, ये जो साउथ एशिया के देश आते हैं, इनमें भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। 11 नंबर प्रश्न, अत्यधिक जंक फूड खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? टाइप 2 डिजीज़ है वो हो सकती है आपको तो क्या हो सकता है आपको? टाइप 2 डिजीज़ हो सकती है आपको अत्यधिक जंक फूड खाने से। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन? तो अंडर न्यूट्रिशन की आपको क्या होता है, क्या लक्षण होता है? कमजोरी, वीकनेस हो सकती है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होती है आपके शरीर में, तो आप क्या हो सकते हो? कमज़ोर हो सकते हो आपके शरीर से, कमजोरी आपके शरीर में देखने को मिलती है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो सुबह सुबह आप क्या कर सकते हो? व्यायाम करते हो, सबसे ज़्यादा आपको व्यायाम है वो कब देखने को मिलता है? सुबह सुबह करना चाहिए, शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? वो समय होता है जब जब जो हवा आती है वो भी अच्छी चलती है, और जो मुँह आप जो शरीर एक्टिव होता है उस समय स्टार्टिंग के अंदर ही। तो ये होता है व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? सुबह सुबह ही व्यायाम इंसान को कर लेना चाहिए। खराब आहार की आदतें का असर किस मानसिक स्थिति पर पड़ता है? तो अगर आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो शरीर में, तो आपकी अवसाद और चिंता, डिप्रेशन और एंजाइटी है वो बढ़ती है इस चीज़ से। समझ में आ गया आपको? अगर खराब फूड ले रहे हो, खराब आहार प्रणाली है आपके शरीर में, तो इससे क्या होगा? आपके अवसाद और चिंता बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है।
कुपोषण से बच्चों की क्या समस्या हो सकती है? मल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड कैन लीड टू, तो मल न्यूट्रिशन से क्या हो सकता है? पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो क्या हो सकता है? इसमें रुक सकता है। उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो मल न्यूट्रिशन में बच्चे का रुक जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मानसिक विकास है उसमें कमी देखने को मिलती है कुपोषण में किसी भी बच्चे को। ड्यूल बर्डन ऑफ मल न्यूट्रिशन किस चीज़ को दिखाता है? ड्यूल बर्डन ऑफ मल न्यूट्रिशन शो द विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन, तो किसको दिखाता है? कुपोषण और अधिक पोषण को दिखाता है ड्यूल बर्डन। मतलब क्या तो इंसानों के पास बहुत अधिक ज़्यादा मोटे होंगे या बहुत कम पोषक तत्व मिले होंगे तो पतले पतले रहेंगे एकदम। तो यह था ड्यूल बर्डन में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन होते हैं। अगले वाला प्रश्न है डाइटरी हैबिट्स सुधारने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू इम्प्रूव द डाइटरी हैबिट्स, तो क्या होता है? अडोप्टिंग ए बैलेंस डाइट, तो संतुलित आहार को अपनाना चाहिए आपको अपने जीवन में डाइटरी हैबिट्स को सुधारने के लिए। समझ में आ गया? आपको संतुलित आहार लेना चाहिए अपने जीवन में अगर आप क्या करना चाहते हो? डाइटरी हैबिट्स को सुधारना चाहते हो तो। 18 नंबर प्रश्न, शरीर में ऊर्जा की कमी किसके कारण होती है? तो शरीर में ऊर्जा अगर आपको कम कम लगे तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है। तो किसकी कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है। 19, भारत में ड्यूल बर्डन का क्या अर्थ होता है? तो ड्यूल बर्डन, व्हाट इज द मेजर कॉजेज ऑफ ड्यूल बर्डन इन इंडिया, तो क्या होता है ड्यूल बर्डन का? ऑप्शन नंबर ए, संतुलित जीवन शैली और शहरीकरण की वजह से ड्यूल बर्डन है वो देखने को मिलता है आपका जो शहरों के अंदर। समझ में आ गया आपको? भारत के शहरों में ड्यूल बर्डन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है जो लाइफ स्टाइल है और अर्बनाइजेशन के वजह से। क्या तो कुपोषण होगा या अति पोषण है, वो दोनों देखने को मिल सकता है। 20 नंबर प्रश्न है अधिक कैलोरी और कम पोषण वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो खाली कैलोरी वाले भोजन के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी गतिविधि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुंचाती है? तो कौन सी ध्यान और योग है वो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। मेडिटेशन एंड योगा कैन इम्प्रूव योर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। संतुलित आहार में क्या शामिल नहीं होता? विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस्ड डाइट का क्या पार्ट नहीं होता? ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट है वो आपका संतुलित आहार का क्या नहीं होता है? भाग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। ट्रांस फैट है वो आपका संतुलित आहार में शामिल नहीं होता है। 23 नंबर प्रश्न है मोटापे का एक प्रमुख कारण क्या होता है? तो मोटापे का एक प्रमुख कारण क्या होता है? अत्यधिक कैलोरी सेवन। जो मोटापे का एक प्रमुख कारण क्या होता है? अगर आप बहुत अधिक कैलोरी का सेवन वगैरह करते हो तो कोई भी आदमी है वो मोटापे का शिकार हो सकता है। 24 नंबर प्रश्न है शरीर के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा होता है? तो शरीर के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन ही आपके मसल्स वगैरह को डेवलप करने का कार्य करता है। तो शरीर के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन है वो सबसे जरूरी तत्व होता है आपका। 25 नंबर प्रश्न है WHO द्वारा स्वस्थ जीवन जीने की सलाह क्या किसे दी जाती है? पोषक तत्व और व्यायाम। अच्छे पोषक तत्व लो, अच्छा व्यायाम करो, आपका जो स्वस्थ जीवन शैली है वो चलती रहेगी। समझ में आ गया आपको? तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। पोषक तत्व और व्यायाम को अच्छे से करना चाहिए आपको। इससे आपको क्या होगा? आपका जो शरीर है वो सही से चलता रहेगा। तो चलो बच्चों, ये था आपका पेपर न्यूट्रिशन हेल्थ फिटनेस से संबंधित। इसके मैंने सारे MCQ करा दिए हैं और बाकी के और भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं। उनको पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज़रूर से पढ़ लेना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होता है VSC का, फर्स्ट ईयर में जो VSC का पेपर होता है वैल्यू एडेड कोर्स का, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट MCQs आपके सामने देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो मैं आपको करा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। इसमें आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चारों की चारों यूनिट का आपका रिविजन हो जाएगा। खास बात यही है इसमें मैं MCQ भी करूंगा प्लस आपको थ्योरी भी समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर इसकी लैंग्वेज बदलकर अगर प्रश्न को पूछ लिया जाता है तो आपको किस तरीके से प्रश्न को करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। तो आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में भी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।
तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट टू WHO, व्हाट वाज द पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलनेस इंक्लूड। तो WHO के अनुसार सकारात्मक स्वास्थ्य और कल्याण में क्या शामिल होता है। तो WHO ने क्या बताया है, पॉजिटिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है, वेलनेस की क्या डेफिनेशन दी है, उसको आपको समझाना है। तो कोई भी कोई भी व्यक्ति है, अगर WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अगर उसका स्वास्थ्य सकारात्मक है और कल्याणकारी है, मतलब वेलनेस में है, अच्छा है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, उसकी जो मेंटल, मतलब उसकी जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है वो अच्छा होगा, उसे उसकी वेलबींग होगा, अच्छा होगा। मतलब कोई भी आदमी अगर आपके सामने मिलता है, अगर वो आपको कैसा मिले, अच्छा दिखाई दिए, मतलब सारे पूरा कंप्लीट रूप से, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी फिजिकल है भाई, शारीरिक तरीके से हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे नहीं शरीर से तो मजबूत है लेकिन मेंटली वो वेलबींग नहीं है, अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा बात करते गुस्सा आ जाता है या प्रेशर को नहीं झेल पाता है, तो ऐसा व्यक्ति सकारात्मकता में नहीं आता है। तीसरा, उसका सामाजिक जो दायित्व होते हैं, सामाजिक कल्याण से संबंधित भी कार्य अच्छे से करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भैया WHO के अनुसार क्या होता है, उसकी हेल्थ है वो अच्छे में गिनी जाती है। फिजिकली फिटनेस डिफाइंड एज, तो फिजिकली फिटनेस को किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है WHO के अनुसार, द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विदाउट फटीग, तो बिना थके दैनिक कार्य करने की क्षमता। तो आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार की थकान भी नहीं आए और डेली के डेली आप अपने घर के कार्यों को कर भी सको, उसे क्या कहा जाता है, शारीरिक फिटनेस में गिना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आप अपने घर के कार्य को बिना थके हुए कर सकते हो, सारा का सारा जो आपका डेली का कार्य है उसको। तो इसका मतलब क्या हो, आप एक तरीके से शारीरिक रूप से फिट हो। समझ में आ गया, ये डेफिनेशन है इसकी। विच न्यूट्रिशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, तो शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा पोषक तत्व होता है। तो कौन सा होता है, ऊर्जा के लिए आपको कौन से पोषक तत्वों को शरीर में डालना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को अपने शरीर में डालना चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आप सोचते हो कि भाई ड्यू पीने से या फिर स्टिंग पीने से आपको ऊर्जा आएगी, नहीं, कार्बोहाइड्रेट को अपने शरीर में डालने से आपके अंदर ऊर्जा आने वाली है। समझ में आ गया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है शारीरिक फिटनेस से संबंधित, हृदय संबंधी सहनशक्ति, तो आपके अंदर कार्डियोवास्कुलर जो फिटनेस है वो भी होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। आपके किसी भी हार्ट के अंदर, मतलब जो आपका खून है वो अच्छे से बहना चाहिए, रक्त की बहुत अच्छे से चलना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शरीर के अंदर क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका शरीर पूरा का पूरा। अगला, मांसपेशियों की ताकत, आपका शरीर है वो मांसपेशियां भी उसकी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी सी आप इधर मुड़े तो आपकी क्या होगी, लचक आ गई या फिर मोच आ गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें फिजिकल फिटनेस से संबंधित है। लेकिन मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति किससे संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, याददाश्त से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू WHO वेलनेस इंक्लूड, तो WHO के अनुसार वेलनेस क्या होती है। तो मैंने बताया था आपको, WHO ने क्या बताया, एक तो फिजिकली, मेंटली और सोशली इंसान स्ट्रांग होना चाहिए, साथ के साथ इमोशनली एंड स्पिरिचुअल भी वेलबींग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है आपके लिए, हड्डियों के लिए आपको सबको पता है विटामिन डी है, वो शरीर के लिए, अपनी हड्डियों के लिए क्या होता है, सबसे जरूरी होता है। क्यों, हड्डियों में आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से हड्डियां बनती हैं, और उनको स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा कार्य आता है, विटामिन डी है, जो सूरज के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाता है, उससे क्या होती है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो आपके शरीर के अंदर ऑब्जर्व होने का कार्य करता है। समझ में आ गया आपको। तो इसके लिए कौन सा जरूरी है, विटामिन डी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका। 7 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, तो शरीर में प्रोटीन की क्या भूमिका होती है। तो उत्तकों का निर्माण करने में आपका क्या करती है, प्रोटीन है वो काम में आती है।
तो उत्तक होते हैं ना, जो टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू किससे बनते हैं? आपके जो प्रोटीन होती है वो मसल्स का बिल्डिंग का काम करती है। अब मसल किससे बनते हैं? टिश्यू से बनती हैं। तो समझ में आपको जिम वगैरह में ज़्यादा प्रोटीन क्यों लिया जाता है? ताकि मसल्स का डेवलपमेंट हो। और मसल्स किससे बनते हैं? टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया? तो इसका इनडायरेक्टली काम क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर ऊतकों का निर्माण करने का या मरम्मत करने का कार्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ वेलनेस? तो निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण का घटक है? तो कौन सा कल्याण का घटक होता है? कल्याण का घटक मैंने पहले बताया था, स्पिरिचुअल और इमोशनली आप स्ट्रोंग होने चाहिए। तो आपको जो भावनात्मक रूप से आपके शरीर के अंदर क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए आपके अंदर। समझ में आ गया आपको? तो अगर आपको वेलनेस से संबंधित या देखो फिजिकल फिटनेस से संबंधित आ जाए तो कौन सा करना आपको? उसमें बताना है क्या? फिजिकली, मेंटली और सोशली आप क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए। उसी को फिटनेस से संबंधित आएगा। और वेलनेस से संबंधित अगर पर्सन आएगा तो उसमें आपको क्या करके आना है? इमोशनल और स्पिरिचुअल, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत होने चाहिए। वो वेलनेस से संबंधित होता है आपका। 9 नंबर प्रश्न है, लैक ऑफ विच मिनरल्स कोज एनीमिया? तो किस खनिज में से एनीमिया की कमी होती है? तो किस खनिज से एनीमिया की कमी होती है? तो आयरन होता है। आपके शरीर के जो खून बनता है वो किससे बनता है? खून बनने के लिए मेन कंपोनेंट होता है आयरन। समझ में आ गया आपको? तो आयरन है वो जो खून की कमी होती है एनीमिया की वजह से होती है। और एनीमिया डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? आयरन से जुड़ा होता है। तो एनीमिया की किस खनिज की कमी से होते हैं? आयरन की कमी से। आप कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। जो आपने देखेंगे ना लाल वाली गोलियां दी जाती हैं आपको, उसके लिए, आयरन के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित होता है। तो उसका क्या फुल फॉर्म होती है? WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO की फुल फॉर्म होती है। विच न्यूट्रिशन हेल्प इन डाइजेस्टिंग एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? तो कौन सा तत्व, पोषक तत्व पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है? तो कौन सा तत्व? फाइबर होता है ना, फाइबर, वो रोकता है इन सब चीज़ों को। आपका जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करने का कार्य किसका होता है? फाइबर का होता है। तो फाइबर किस में मिलता है? साबुत दाने होते हैं ना आपके, जैसे चने हो गए या फिर जो मोटा अनाज हो गया जिसमें बाजरा आ गया आपका और मक्का आ गया, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? या दाल आ गई, इनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको मोटा अनाज भी थोड़ा बहुत जीवन में उसका सेवन करना चाहिए ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन है वो अच्छा रहे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन इन द फिटनेस? तो फिटनेस में जलोयोजन की क्या महत्व होती है? तो क्या महत्व होता है जलोयोजन का? आपका आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो उससे क्या महत्व होगा? हेल्प टू द मसल रिकवरी। तो आपका शरीर है वो जल्दी से रिकवर कर जाएगा। अगर आपने फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह किए तो आपको शरीर में ज़्यादा हाइड्रेशन पानी डालना चाहिए ताकि आप जल्दी रिकवर कर जाओ। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, साथ के साथ आपकी बॉडी का तापमान है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब देखो होता क्या है, आपको पता है आप पानी पीते हो, जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनका देखना शरीर आपको ज़्यादातर ठंडा मिलता है। क्यों? पानी पीते हैं तो उनके थोड़ा पसीने की मात्रा थोड़ी ज़्यादा आती है, तो पसीना जैसे सूखता है तो आपका शरीर है बॉडी ठंडी हो जाती है। तो टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी कार्य करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों में रिकवरी करने का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ हेल्थी फैट्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्रोत होता है? तो कौन सा होता है? आपका ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल होता है ना, वो आपको वसा का सबसे अच्छा स्रोत होता है, वसा का। समझ में आ गया आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। जैतून का तेल है वो वसा के स्रोत से संबंधित होता है। 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फिटनेस? तो फिटनेस में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या भूमिका होती है? तो फिटनेस में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या भूमिका होती है? प्रोवाइड एनर्जी एंड वर्कआउट्स, वर्कआउट के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है आपको कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? तो मैंने पहले बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट किसके काम आते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य आते हैं। जैसे वो अब ग्लूकोन डी वगैरह आते हैं ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अब आप ऐसे मत कर देना कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो चाय पीने से आती है, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, उसमें कैफीन होता है। कैफीन होता है वो एक नशा होता है, वो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं नशा करने का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ
वेलनेस। निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण का आयाम नहीं है? तो कल्याण का आयाम या वेलनेस का आयाम मैंने क्या बताया था? शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक। फाइनेंस, ये फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल है। ये किससे संबंधित है? आपका वेलनेस के डायमेंशन से संबंधित है, लेकिन फाइनेंशियली ये डायमेंशन नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? तो फिजिकली, इमोशनली और सोशली है, ये वेलनेस का डायमेंशन होते हैं, बाकी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट क्या होती है? एक संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार क्या होता है? ए डाइट कंटेन मैनी प्रोटीन्स। तो एक ऐसी डाइट जिसके अंदर, एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएंगे, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और जितने भी प्रकार के और पोषक तत्व बच गए वो सभी के सभी, फैट हो गया, सारे के सारे पोषक तत्व उस डाइट के अंदर पाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ले रहे हो, विटामिन को छोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और फैट सबकी मात्रा थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए डाइट विद ऑल एसेंशियल इन द राइट प्रोपोर्शनल। सभी पोषक तत्वों की सही अनुपात में लेना चाहिए। द फूड पिरामिड इज यूज फॉर। तो खाद्य पिरामिड का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो खाद्य पिरामिड का किस में यूज किया जाता है? टू शो द हायरार्की ऑफ फूड ग्रुप्स। तो खाद्य समूह के पदानुक्रमण दिखाने के लिए, मतलब हायरार्की दिखाने के लिए कि भाई कौन सा खाना है वो किस हिसाब से चलता है। तो ये देखो, ऐसा पिरामिड होता है खाद्य पिरामिड, उसमें अलग अलग डायमेंशन होते हैं। नीचे सबसे पहले कौन आते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो उत्पादक होते हैं। जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए ना, वो उत्पादक में आते हैं। फिर कौन आएंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर में कौन आएंगे? अपन लोग। जो खाना बनता है, जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, ये सब चीज़ें जो फल फूल हो गए, ये सब चीज़ें जो बनती है वो कंज्यूमर में आती हैं, उत्पादक में। फिर इनको अपन ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया? तो वो कौन से में आते हैं? वो कंज्यूमर में आएंगे, खाने वालों में आएंगे, उपभोक्ता में आएंगे। जैसे मनुष्य हो गए और जो हिरण हो गई, जो शाकाहारी होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। फिर कौन आते हैं? प्रीडेक्टर्स आते हैं। प्रीडेक्टर्स कौन होते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। समझ में आ गया? वो प्रीडेटर्स होते हैं। फिर उससे ऊपर कौन आता है? डिकम्पोजर्स। आप कोई चीज़, जानवर वगैरह मर गया तो उसको गलाने का या फिर जो डिकम्पोज करके उनको जो अपना खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, अपना पेट भरते हैं, वो कौन आते हैं? उसे कौन क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर बोला जाता है। और बाकी आगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा जैसे जैसे प्रश्न आएंगे। सही आंसर क्या होगा? खाद्य समूह को पदानुक्रमण दिखाने के लिए। विच फूड ग्रुप शुड फॉर्म द बेस ऑफ फूड पिरामिड। तो खाद्य पिरामिड के आधार पर कौन सा खाद्य समूह होना चाहिए? तो खाद्य समूह के अनुसार आधार पर कौन सा खाद्य समूह होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? आपका अनाज व दालें हैं, वो खाद्य पिरामिड के आधार पर खाद्य समूह में आती हैं। तो अच्छे से इसको याद कर लेना। खाद्य समूह में मैंने क्या बताया था? जो आपकी जो उसमें आती हैं, जो दाने हो गए या फिर गेहूं हो गया, दाल हो गई, अनाज हो गई, जो भी, ये समझ में आ गया? जो पेड़ों से डायरेक्ट निकल के आती हैं, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? खाद्य समूह में आती हैं, और प्राइमरी सोर्स में भी आती हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन ए बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार में दैनिक कैलोरी में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए? तो कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए? आपके शरीर में 50 से 60% क्या आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए बैलेंस डाइट में। तो इससे क्या आपकी ऊर्जा अच्छे से मिलती रहती है। तो समझ में, आप 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट अपने हमेशा उसमें रखना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट में रखना चाहिए। विच न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो बढ़ते बच्चों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो आपको प्रोटीन्स है, उनकी क्या करनी चाहिए? उनकी पूर्ति करनी चाहिए। प्रोटीन्स को आपको शरीर में डालना चाहिए, ताकि क्या हो, जो बच्चे बढ़ रहे हैं जीवन में धीरे धीरे, वो क्या होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, ताकि उनके शरीर की जो मसल्स हैं उनकी क्या होगी? ऊतकों की ग्रोथ होती है। अकॉर्डिंग टू द ICMR विच इज द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर द इंडियन एडल्ट। तो इंडियन एडल्ट के लिए ICMR के अनुसार कितनी आपको लेनी चाहिए? प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए? 50 से 60 ग्राम प्रोटीन आपको हमेशा लेनी चाहिए। तो कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? 50 से 60 ग्राम प्रोटीन है वो आपको हमेशा लेनी चाहिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली कैलोरी इंटेक फॉर द इंडियन अडल्ट वुमेन। तो इंडियन अडल्ट वुमेन, एक वयस्क महिला को कितना आपको
क्या लेना चाहिए, कैलोरी वगैरह लेनी चाहिए। तो कितनी लेनी चाहिए, 1600 से 2000 कैलोरी तक आपको हमेशा लेनी चाहिए। एक महिला है उसको 1600 से 2000 कैलोरी के आसपास हमेशा अपने भोजन में डालनी चाहिए एक वयस्क महिला के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक गर्भवती महिला के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है, तो कौन सी होती है, विटामिन B9। समझ में आ गया, फोलिक एसिड वाली जो विटामिन है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B9 है, जो फोलेट से संबंधित होता है, फोलिक एसिड से संबंधित होती है, उसको वो एक गर्भवती महिला के लिए जरूरी होती है विटामिन। 9 नंबर प्रश्न की बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर वेजिटेरियंस। तो शाकाहारियों के लिए कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। दूध और जो डेयरी से संबंधित उत्पाद होते हैं वो सबसे अच्छे शाकाहारियों के लिए कैल्शियम के स्रोत होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सबसे अच्छे शाकाहारियों के लिए क्या होते हैं, सबसे अच्छे स्रोत होते हैं आपके सामने कैल्शियम के, क्योंकि इनमें कैल्शियम की इंटेक वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मांसाहारियों के लिए अंडा लेना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। समझ में आ गया आपको। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डायरेटरी फाइबर। तो डायरेटरी फाइबर का क्या कार्य होता है, आहार में फाइबर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया था, मोटा अनाज होता है, मोटे जो जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया और जो राई वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें किसमें, मेथी वगैरह हो गई, इनका किसमें उपयोग किया जाता है, इनका होता है पाचन में सहायता करता है, कॉन्स्टिपेशन में आपकी हेल्प करता है। आपका पाचन क्रिया बढ़ाने का कार्य किसका होता है, फाइबर का कार्य होता है। विच एज ग्रुप रिक्वायर द हाइएस्ट प्रोटीन इंटेक पर केजी फॉर द बॉडी वेट। तो किनको चाहिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसको चाहिए, तो ये इसका सही आंसर होगा शिशु, इन्फेंट। और ये पर्सन अगर आ गया, आप नहीं पढ़ के गए तो इसमें क्या करके आओगे, अधिकतर किशोर करके आओगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है शरीर के अंदर। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो शरीर में आयरन की क्या भूमिका होती है, तो शरीर में आयरन की क्या भूमिका होती है, कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। तो आयरन का क्या कार्य होता है, अपने शरीर में जो आपके ब्लड होता है उसमें किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन कौन सी जो ब्लड सेल है वो कैरी करती है, RCB। रेड ब्लड सेल है वो हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। समझ में आ गया। और जो आयरन का जो आपका कलर जो RCB होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, उनका लाल रंग भी आयरन की वजह से होता है। RCB की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। समझ में आ गया, जो मैंने पहले बताया था, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने को से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, फैट होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किससे संबंधित होते हैं, फैट से संबंधित होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द डाइटरी गाइडेंस हाउ मेनी सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शुड बी कंज्यूम डेली। तो कितनी आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स का डेली कंज्यूप्शन करना चाहिए, तो 5 से 6 आपको सर्विंग्स हो गई, 5 से 6 फल फ्रूट आप आराम से ले सकते हो डेली के, हरी सब्जियां फल को डेली लेने चाहिए आपको। समझ में आ गया, 5 से 6, और अपन लेते नहीं है बिल्कुल भी। 15 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इंडियन डाइट। तो भारत की जो डाइट होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो क्या होता है, चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ वो अपने भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। क्यों भाई, जहाँ पर भारत में 2 ही फसल सबसे ज़्यादा होती हैं। हरित क्रांति के बाद में सबसे ज़्यादा 2 फसल किनका विकास हुआ, चावल और गेहूँ का। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर चावल ज़्यादा उगता है, तो चावल ज़्यादा खाया जाता है। और जहाँ पर थोड़ा कम पानी की मात्रा होती है वहाँ पर गेहूँ उगता है, तो वहाँ पे गेहूँ खाया जाता है। तो अपने भारत में सिर्फ यही 2 प्रकार के प्रमुख आहार के ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो आपकी यूनिट नंबर 2 का मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिया। अब यूनिट नंबर 3 की तरफ देखेंगे। व्हाट आर द प्रोसेस्ड फूड। तो प्रसंगत खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं प्रसंगत खाद्य पदार्थ, ये होते हैं प्राकृतिक अवस्था में बदले हुए
बदले गए खाद्य पदार्थ, फूड अल्टरनेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल स्टेट एंड प्रिजर्वेशन और कन्वीनियंस। तो ऐसे खाद्य पदार्थ इनको क्या बोला जाता है? प्रोसेस फूड। हाँ, प्रोसेस फूड को संस्कृत खाद्य बोला जाता है। मतलब वो फूड जिनको क्या किया जाता है? प्रिजर्वेटिव वगैरह जो डालकर उन्हें स्टोरेज किया जाता है। जैसे आपके जो चिप्स वगैरह हो गई, कुरकुरा वगैरह हो गया, पैकेट फूड जो भी आता है ना, डिब्बा पैक या पैकेट फूड आता है जो भी, उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेस फूड बोला जाता है। क्योंकि उनमें आपको पता भाई कच्चा, आप एक बात सोच के देखो, आप अगर कोई भी दूध लेकर आते हो नॉर्मली आपके घर में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन चल सकता है। लेकिन थैली में जो दूध आता है मूल का, मान लो वो कितने दिनों तक रहेगा अपने को क्या पता है? 15 दिन से था, 10 दिन से, कहाँ से वो आ रहा है। तो इतने दिन कैसे हो गए वो इसको रहते हो? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। उसके अंदर क्या डाले गए? उसको स्टोर करने के लिए, उसको सही से रखने के लिए, वो ताकि खराब नहीं हो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रोसेस फूड के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिमल प्रोसेस फूड। तो निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है? तो सबसे कम कौन सा है? तो ऐसे पदार्थ जो डायरेक्टली नेचुरली आते हैं, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कोई भी खाद्य पदार्थ क्या होता है? प्रोसेस फूड की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा आएगा? धुली और कटी हुई सब्जियां हैं, वो इसका सही एग्जाम्पल होगा। ये प्रोसेस फूड में नहीं आएंगे। बाकी देख लो क्या क्या आता है? फ्रोजन पिज़्ज़ा, तो ऐसा पिज़्ज़ा जिसको आप लेक पैकेट फूड में आए और आपको उसको ओवन में डाला, या फिर आपने घर पे ले जाके उसको थोड़ा सा गर्म किया और वो तैयार हो गया खाने के लिए, तो वो प्रोसेस फूड में आएगा। डिब्बाबंद फलियां, तो मैंने बताया तो डिब्बाबंद तो कहीं पे दिख जाए आपको, प्रोसेस फूड में डाल देनी है। इंस्टेंट नूडल्स, तो तुरंत बनने वाले नूडल्स हैं, वो भी किस में आते हैं? प्रोसेस फूड में आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियली मेड फूड विद आर्टिफिशियल इंटीग्रेट, तो कृत्रिम खाद्य पदार्थ सामग्री और जो औद्योगिक खाद्य पदार्थ से बनने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? जो अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो कृत्रिम फूड आइटम से बने होते हैं वो क्या होते हैं? अति प्रसंस्कृत फूड आइटम होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं 2 से 3 बार। ये चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं ना, ये सब आते हैं इसके अंदर, अति अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर। विच एडेक्टिव इज कॉमनली फाउंड इन पैकेट फूड, तो पैकेट फूड के अंदर कौन सा डाला जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है, MSG। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना और ये नाम याद कर लेना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। तो MSG सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एडेक्टिव होता है जो खाद्य पदार्थ के अंदर डाला जाता है। ये प्रश्न आएगा आपके सामने। हाउ डू अल्ट्रा प्रोसेस फूड इफेक्ट हेल्थ, तो अति प्रसंगत खाद्य पदार्थ अपने शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? तो कैसे करते हैं? इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज, तो मोटापे और मधुमेह का खतरा बढ़ता है इनसे। तो अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से क्या होता है? आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी, मोटापा और जो मधुमेह है उसका खतरा बढ़ने का कारण रहता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांस फैट वगैरह ज़्यादा डाला जाता है, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर हेल्थ कंसर्न एसोसिएट विद द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ प्रोसेस फूड। तो प्रसंस्कृत मीट या प्रोसेस मीट को ज़्यादा खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? आपको कैंसर का रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो ज़्यादा प्रोसेस फूड भी आपको जीवन में नहीं खाना चाहिए, कम से कम प्रोसेस फूड को अपने शरीर में डालना चाहिए। इसका सही क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द कैंसर रिस्क को बढ़ाने का कार्य कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन पैकेट फूड, तो पैकेट फूड के अंदर कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है? तो सोडियम बेंजोइट है, वो क्या डाला जाता है? एक कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है जिसको खाद्य पदार्थों के अंदर डाला जाता है। तो कौन सा होता है? सोडियम बेंजोइट है, वो एक खाद्य पदार्थ होता है, वो एक पैकेट फूड होता है जिसको पैकेट फूड को क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है। एक प्रिजर्वेटिव होता है ये आपका। प्रिजर्वेटिव मतलब परिक्षरक के नाम से इसको जाना जाता है। वाई आर द ट्रांस फैट हार्मफुल, तो ट्रांस फैट हानिकारक क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रांस फैट होता है, ये क्या होता है? आपको जो ऑयल वगैरह होते हैं ना, जो पाम ऑयल वगैरह, इनको बार बार प्रोसेस करके ट्रांस फैट बनाए जाते हैं। और आपको पता ट्रांस फैट होगा, इसका क्या कार्य होगा? अभी आपके शरीर के अंदर जिम जाएगा और आपका जो हृदय है उसके अंदर क्या, धमनियों के अंदर जमकर उसको जमने के बाद में क्या कर सकता है? आपको हृदय से संबंधित बीमारियां बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ने का इसमें खतरा रहता है।
व्हाट आर द मेन पर्पज ऑफ द प्रोसेस फूड। तो प्रोसेस फूड का मेन पर्पज क्या रहता है, तो क्या रहता है इसका प्रोसेस फूड का, सेल्फ लाइफ और सुविधा बढ़ाने के लिए। तो आपको पता है भाई प्रोसेस फूड है, तुरंत अपने आप बन जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, काफ़ी लोग है भाई उनके पास जीवन में ज़्यादा समय नहीं होता, तो वो इसको तुरंत बनाकर खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है और सुविधा बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग में लिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द हेल्थियर अल्टरनेटिव ऑफ प्रोसेस स्नैक्स। तो प्रसंस्कृत जो स्नैक्स होते हैं उसका एक विकल्प क्या कर सकते हो आप, स्नैक्स की जगह आप क्या खा सकते हो, आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड नट्स, ताज़े फल और मेवों का सेवन कर सकते हो स्नैक्स की जगह, प्रोसेस स्नैक्स की जगह। समझ में आ गया आपको। तो अगर आपको पूछे उसका अल्टरनेटिव क्या है, तो भाई आप जो सब्जियां वगैरह वही आपको इसमें एग्जाम्पल में करके आना है। व्हाट इज बीपीए एंड वाई इट इज कंसर्न इन द पैकेट फूड। तो बीपीए क्या होता है और ये पैक्ड फूडों में कैसे चिंता का विषय होता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए केमिकल फाउंड इन द प्लास्टिक दैट कैन रीच इनटू द फूड। तो ये क्या होता है, एक प्लास्टिक होता है जो किसके अंदर चला जाता है, आपके खाने के अंदर चला जाता है और खाने से शरीर में चला जाता है। समझ में आ गया। तो जो पैकेट फूड होता है उसमें बीपीए की मात्रा पाई जाती है। तो ये क्या हो जाता है भाई, जो आपका थैली वगैरह हो गई जिसके अंदर प्लास्टिक वगैरह के अंदर जो डिब्बे के अंदर जो पैक होकर आती हैं वही चीज़ें, उसके अंदर प्लास्टिक होता है, उसके छोटे छोटे कण हैं, वो आपके फूड में चले जाएंगे और वो फिर फूड से आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, कैंसर बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। हाउ डज हाई शुगर कंटेंट इन प्रोसेस फूड हेल्थ इफेक्ट। तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा सामग्री स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करते हैं, मधुमेह और मोटापे को बढ़ाने का खतरा बढ़ाती है। तो जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होते हैं इसके अंदर क्या होता है, शर्करा होती है, जो मीठा होता है, जो शुगर होती है, वो क्या करती है, आपको मधुमेह और मोटा बढ़ाने का खतरा बढ़ा सकती है। 13 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल अल्टरनेटिव प्रोसेस सॉल्ट। तो प्रसंस्कृत साल्ट का ये प्राकृतिक विकल्प क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आपको सेंधा नमक। आप क्या कर सकते हो, जो प्रोसेस फूड आते हैं उसकी जगह आप रॉक साल्ट सेंधा नमक का उपयोग में ले सकते हो, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से निकला हुआ नमक होता है और आपको स्वास्थ्य को ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो इसकी जगह आप कौन सा प्रयोग कर सकते हो, रॉक साल्ट या सेंधा नमक का प्रयोग में ले सकते हो। 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस फूड ऑन चिल्ड्रन हेल्थ। तो जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से। तो क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड ओबेसिटी। तो इससे आपको मोटापा बढ़ सकता है और अति सक्रियता, मतलब बच्चा वो इनएक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा और उसका मोटापा भी बढ़ सकता है। तो यही होता है जो प्रोसेस फूड होते हैं, इसको जो जंक फूड वगैरह हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, डोमिनोज वगैरह से जो आते हैं और जो फ्राइड चिकन वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों को आपको कम खिलाना चाहिए। जो पैकेट में आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, उनको बच्चे को कम खवाइए। बिस्कुट हो गया, आपके कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, इनसे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है और इनएक्टिव हो जाता है आपका बच्चा। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो कौन सी, FFSI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, यह आपके जो भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करती है। अब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये मानकों को तय करती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। FFSI का मुख्यालय कहाँ पर है, समझ में आएगा। फुल फॉर्म याद कर लेना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा काफ़ी बार कभी भी कोई आप चिप्स या कुरकुरे लेके आना, उसके अंदर देखो एक ग्रीन डॉट लगा होगा या कोई लाल डॉट होता है, वो तो ग्रीन डॉट वेजिटेरियन से होता है, लाल डॉट दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, उससे संबंधित होता है। तो उसमें देखा होगा, उसमें FFSI के जो कोड नंबर होते हैं वो दे के रखते हैं कि भैया लाइसेंस, FFSI लाइसेंस नंबर दे के रखेंगे आपको। कुरकुरे लेके आना टेढ़ा मेढ़ा का या और कोई सा भी लेके आओगे, कुछ आप या जो बिस्कुट वगैरह लेके आओगे, उसमें देख लेना आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। तो वही होता है, FFSI है वो भारत में जो लाइसेंस वगैरह देती है कि ये खाद्य पदार्थ है ये सुरक्षा मानकों पर एकदम सही है, स्टैंडर्ड्स पर। व्हाट इज द recommended ड्यूरेशन ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी पर वीक। तो अडल्ट को, वयस्कों को प्रति सप्ताह मध्यम तीव्रता वाली सारी गतिविधियां की अनुशंसित अवधि क्या होती है। तो क्या अवधि होती है,
आपको जीवन में लगभग 150 मिनट है शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। तो कितने मिनट करनी चाहिए? 150 मिनट के आसपास शारीरिक गतिविधियां अपने जीवन में हमेशा करनी चाहिए आपको। हाउ डज द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बेनिफिट हार्ट हेल्थ? तो नियमित शारीरिक गतिविधियां हैं वो आपके हृदय स्वास्थ्य को कैसा लाभ पहुंचाती हैं? तो क्या करती हैं? स्ट्रेंथ द हार्ट मसल्स एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। तो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है और रक्त को सुचारू रूप से चालू रखती हैं। तो आपको पता भाई, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, आप रनिंग करने जाते हो तो इससे क्या होगा? आपका जो हार्ट है, हार्ट पे क्या होता है? वो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, रनिंग करते हो तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो इससे क्या होगा? हार्ट सुचारू रूप से कार्य करता है, उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। और जो खून वगैरह जो गाढ़ा हो जाता है ना, जिनको दिक्कत रहती है, वो भी सही हो रहता है एकदम। विच न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मसल्स रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज? तो कौन सा जरूरी होता है? इसमें आपको प्रोटीन होती है वो मसल रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है एक्सरसाइज के बाद में। व्हाट इज द ड्यूल बर्डन ऑफ मल न्यूट्रिशन? कुपोषण का दोहरा बोझ क्या होता है? तो क्या होता है? को एक्सिस्टेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो लोगों को क्या हो सकता है? उसके अंदर क्या तो एकदम पतले हो जाएंगे, उसको कुपोषण बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, उसको ओवर न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है, अधिक पोषण के नाम से जाना जाता है। विच डाइटरी हैबिट इंक्रीज द टाइप 2 डायबिटीज़? तो कौन सी ऐसा खान पीन है जो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मधुमेह बढ़ाने का खतरा बढ़ा सकता है? तो कौन सा बढ़ा सकता है? रेगुलरली कंजप्शन ऑफ सुगरी ड्रिंक्स। तो मीठे पेय पदार्थ अगर का नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हो तो ये क्या कर देगा? आपको टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ाने का खतरा बढ़ा सकता है। हाउ डज द फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन वेट मैनेजमेंट? तो वेट मैनेजमेंट में आपको जो क्या कर सकती है? सारी गतिविधियां कैसे मदद करती हैं? बर्न कैलोरीज एंड द बूस्ट मेटाबॉलिज्म। तो एक कैलोरी जलाती हैं और विच पॉपुलेशन ग्रुप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ड्यूल बर्डन ऑफ मलन्यूट्रिशन? तो कुपोषण के दोहरे बोझ से क्या होती है? जनसंख्या का सबसे अधिक ग्रुप है वो प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है? लो इनकम ग्रुप। अब लो इनकम ग्रुप क्या होते हैं भाई? जिन लोगों के पास कम पैसा होगा तो क्या होगा? क्या तो वो ऐसा खाना खाएंगे, सस्ता खाना, तो सस्ते खाने में पोषक तत्व कम होंगे तो मोटे हो सकते हैं, या फिर कम पोषक तत्वों का सेवन करेंगे इसलिए ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो यही है, लो इनकम ग्रुप होते हैं वो इससे ज़्यादा ड्यूल बर्डन ऑफ मलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। व्हाट इज द की साइन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM का क्या मुख्य लक्षण होता है? तो क्या होता है? PM से क्या होगा? स्टंट ग्रोथ एंड द मसल्स वेस्टिंग। विकास रुकना और मसल्स का क्षय हो जाना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना। किससे संबंधित होता है? आपका प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन से संबंधित होता है। 9 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो जो हाइड्रेशन व्यायाम के दौरान है वो जलोयोजन क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो व्यायाम के दौरान जलोयोजन क्यों महत्वपूर्ण होता है? इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड द प्रिवेंट क्रैम्प्स। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और मरोड़ों को रोकता है। समझ में आ गया? तो ये क्यों होगा? आपके शरीर को टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करने में इसका कार्य होता है।